नमस्ते। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ प्लांट चलाना कोई मामूली बात नहीं है, सही कहा ना। स्टेक्स हमेशा हाई होते हैं। आज की इस टेक्निकल चर्चा में उस एक इनविजिबल मैट्रिक पर फोकस रहेगा जो चुपचाप ये तय करता है कि सिस्टम स्मूथली चलेगा या फिर पूरी तरह तबाह हो जाएगा। एक छोटी सी गलती और महंगी मेम्ब्रेन्स की सीधे बर्बादी तय है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं आज के रोड मैप पर। सबसे पहले समझेंगे कि एसडीआई आखिर है क्या, फिर बीडब्ल्यूआरओ और एसडब्ल्यूआरओ फाउलिंग का डिफरेंस देखेंगे। इसके बाद आएंगे क्रिटिकल ऑपरेटिंग जोन्स और प्री ट्रीटमेंट डिफेंस लाइंस पर, और आखिर में बात होगी आरओ मेम्ब्रेन के इमरजेंसी सीआईपी प्रोसीजर की। सेक्शन 1 एसडीआई क्या है? एक अदृश्य खतरा। सिल्ट डेंसिटी इंडेक्स यानी एसडीआई। टेक्निकली देखा जाए तो ये कोलॉइडल लोडिंग को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड एएसटीएम टेस्ट है। होता ये है कि 30 psi यानी करीब 2.1 बार के कांस्टेंट फीड प्रेशर पर पानी को 0.45 माइक्रोन एब्सोल्यूट फिल्टर पेपर से गुजारा जाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी प्लांट इंचार्ज के लिए एक हार्टबीट मॉनिटर की तरह काम करता है। थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ तो समझ लीजिए सिस्टम की सेहत बिगड़ रही है। और यहाँ एक नंबर बहुत ज़रूरी है, वो है 15। स्टैंडर्ड एएसटीएम टेस्ट का ड्यूरेशन एग्जैक्टली 15 मिनट्स होता है। ये 15 मिनट का वक्त ही उस स्टैंडर्ड एसडीआई कैलकुलेशन फॉर्मूला का बेस या टाइम डिनोमिनेटर बनता है। इसी फिक्स्ड वक्त में इनिशियल और फाइनल फिल्ट्रेशन टाइम रिकॉर्ड करके एक्चुअल कोलॉइडल थ्रेड का पता लगाया जाता है। सेक्शन 2 बीडब्ल्यूआरओ वर्सेस एसडब्ल्यूआरओ फाउलिंग की कहानी, दो प्रेशर्स की कहानी। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। एसडीआई का स्टैंडर्ड टेस्ट तो सबके लिए सेम है, पर थर्मोडायनेमिक और मैकेनिकल इम्पैक्ट ब्रैकिश वाटर और सी वाटर में जमीन आसमान का फर्क रखता है। ब्रैकिश वाटर आरओ में फीड प्रेशर 15 से 25 बार होता है। हाई एसडीआई वाला पानी जब यहाँ आता है तो मेम्ब्रेन पर एक पोरस केक बनाता है। ये लेयर रिवर्सिबल होती है, यानी सीआईपी केमिकल्स इसे आराम से साफ कर सकते हैं। लेकिन सी वाटर आरओ में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ पंप 60 से 80 बार का मैसिव प्रेशर जनरेट करता है, और इस 70 बार के जबरदस्त फॉरवर्ड थ्रस्ट में पार्टिकल्स मेम्ब्रेन से ऐसे टकराते हैं कि वो क्रश होकर एक इरिवर्सिबल कंक्रीट जैसी दीवार बन जाते हैं। केमिकल इस डेंस लेयर के अंदर घुस ही नहीं पाता और मेम्ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाती है। यही वजह है कि एसडब्ल्यूआरओ में हाई एसडीआई को हल्के में लेना सिर्फ फाउलिंग नहीं बल्कि वायलेंट मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन को दावत देना है। होता क्या है, एलिमेंट के सरफेस पर कचरा दबने से एक्शियल फ्लो रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिससे अचानक प्रेशर ड्रॉप स्पाइक्स आने लगते हैं। जब ये डिफरेंशियल प्रेशर 1.5 बार क्रॉस कर जाता है तो हाई प्रेशर हाइड्रोलिक फोर्स मेम्ब्रेन लीव्स को बहुत बेरहमी से आगे धकेलता है। इसको टेलीस्कोपिंग इफेक्ट कहते हैं। इस बेहिसाब स्ट्रेस से एंटी टेलीस्कोपिंग डिवाइस टूट सकती है, ओरिंग्स फेल हो जाते हैं और ब्राइन सील कट जाती है। नतीजा, परमिएट टीडीएस अचानक शूटअप करेगा और देखते ही देखते प्लांट फिजिकली तबाह होने लगेगा। सेक्शन 3 क्रिटिकल ऑपरेटिंग जोन्स, दी एसओपी चीट शीट। अब डेली ऑपरेशंस के लिए सेफ और डेंजरस जोन्स का डिस्टिंक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस मैट्रिक्स पर ध्यान दीजिए। जब एसडीआई 3 से कम हो यानी जोन 1 तो सब सेफ है, बस मॉनिटर करते रहना है। पर जैसे ही एसडीआई 3 से 5 के बीच आता है यानी वार्निंग जोन, तो बीडब्ल्यूआरओ और एसडब्ल्यूआरओ के रास्ते अलग हो जाते हैं। ब्रैकिश प्लांट सेफली ऑनलाइन रह सकता है, बस बैकवॉश और डोजिंग ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है। पर सी वाटर प्लांट के लिए ये एक क्रिटिकल अलार्म है। यूएफ और डैफ चेक करने पड़ते हैं और प्लांट रोकने का सोचना पड़ता है। और अगर एसडीआई 5 क्रॉस कर जाए यानी डेंजर जोन, तो एसडब्ल्यूआरओ प्लांट को इंस्टेंट इमरजेंसी स्टॉप की जरूरत होती है। यहाँ प्लांट चलाना सीधे सीधे इक्विपमेंट को मैकेनिकल रूइन की तरफ ढकेलना है। सेक्शन 4 प्री ट्रीटमेंट डिफेंस लाइंस, कचरे को रोकना। तो इस खतरे को आरओ मेम्ब्रेन तक पहुंचने से रोके कैसे? इसका जवाब है एक मिलिट्री स्टाइल डिफेंस इन डेप्थ स्ट्रैटेजी। पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है क्लैरिफायर और मल्टीमीडिया फिल्टर। एचएससीसी में कोएगुलेंट और फ्लोक्यूलेंट की डोजिंग इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि हेवी फ्लॉक्स बने। एजिटेटर स्पीड और स्लज ब्लैंकेट को सही से मैनेज करना यहाँ बहुत क्रूशल है।
फिर पानी आता है MMF में, जहां सबसे बड़ा मेट्रिक बैकवॉश टाइमिंग है। जैसे ही प्रेशर ड्रॉप यानी DP 0.5 से 0.8 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस करे, तुरंत बैकवॉश होना चाहिए। एक और जरूरी बात, अगर SDI बढ़ रहा है पर DP कम है तो समझ लीजिए मीडिया में चैनलिंग हो गई है और कचरा बिना फिल्टर हुए आगे निकल रहा है। अगर पहली डिफेंस लाइन से कुछ बच निकला तो उसे पकड़ती है डिफेंस लाइन 2, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी UF सिस्टम। 0.01 से 0.02 माइक्रोन के पोर्स के साथ ये SDI को 3 से नीचे लॉक करने का सबसे रिलायबल तरीका है। इसे मेंटेन करने के लिए रोजाना केमिकली एनहांस्ड बैकवॉश यानी CEB रन करना पड़ता है और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर लगातार मॉनिटर करना होता है। एक क्लियर वार्निंग साइन याद रखना जरूरी है। अगर इतनी सॉलिड सिक्योरिटी के बाद भी SDI 3 के ऊपर जा रहा है तो तुरंत मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी टेस्ट यानी MIT परफॉर्म होना चाहिए, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई हॉलो फाइबर अंदर से टूट तो नहीं गया। इन सब के बाद खड़ा होता है आखिरी सिक्योरिटी गार्ड, माइक्रोन कार्ट्रिज फिल्टर या MCF। ये अचानक आने वाले कचरे से RO मेम्ब्रेन को बचाता है। यहाँ एक स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड रूल है कि MCF की लाइफ वक्त से नहीं बल्कि सिर्फ प्रेशर ड्रॉप से तय होती है। जैसे ही इनलेट और आउटलेट का प्रेशर डिफरेंस 0.8 से 1.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पहुंचे, कार्ट्रिजेस बिना सोचे तुरंत चेंज कर देने चाहिए। और सबसे बड़ा कैच क्या है? ओ रिंग्स बिल्कुल परफेक्टली सील होनी चाहिए। एक छोटा सा बाईपास और उसके बाद पूरी की पूरी मेम्ब्रेन की लाइफ खत्म हो सकती है। सेक्शन 5 RO मेम्ब्रेन CIP प्रोसीजर, मेम्ब्रेन को पुनर्जीवित करना। खैर, अगर इन सब लेयर्स के बाद भी फाउलिंग हो ही जाती है तो सिस्टम इमरजेंसी रिकवरी फेज में चला जाता है। यहाँ मेम्ब्रेन्स को CIP यानी क्लीनिंग इन प्लेस के जरिए मेडिकली रेसिसिटेट किया जाता है। पर CIP शुरू कब करनी है? इसके कुछ बहुत ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग ट्रिगर्स होते हैं। देखिए, अगर नॉर्मलाइज्ड परमिएट फ्लो 10 से 15% ड्रॉप हो जाए या फीड और रिजेक्ट के बीच का डिफरेंशियल प्रेशर 15 से 20% बढ़ जाए या फिर परमिएट TDS, जिसे सॉल्ट पैसेज भी कहते हैं, 10 से 15% इंक्रीज हो जाए। इन तीनों में से एक भी इंडिकेटर दिखे तो वक्त आ गया है कि प्रोडक्शन हॉल्ट करें और केमिकल क्लीनिंग शुरू करें। CIP प्रोसेस के स्टेप्स बिल्कुल एक सेट सीक्वेंस में फॉलो होने चाहिए। स्टेप 1 होता है पूरे सिस्टम को RO परमिएट वाटर से फ्लश करना। स्टेप 2 है हाई pH अल्कलाइन वॉश, जो सबसे क्रूशियल है। ऑर्गेनिक लेयर और सिल्ट को हटाने के लिए हमेशा पहले pH 11 से 12 के बीच क्लीनिंग करनी पड़ती है। इस लेयर को हटाए बिना आगे बढ़ना बेकार है। फिर आता है स्टेप 3, जहां वापस परमिएट फ्लश होता है ताकि pH 7 से 8 पर नॉर्मल हो जाए। उसके बाद स्टेप 4 यानी लो pH एसिडिक वॉश। इसमें pH 2 से 2.5 रखा जाता है, जो इनऑर्गेनिक्स जैसे कैल्शियम और आयन स्केलिंग को पूरी तरह डिसॉल्व कर देता है। और लास्ट में एक फाइनल परमिएट फ्लश करके सेफ रीस्टार्ट किया जाता है। तो ये पूरी एक इंटरकनेक्टेड स्ट्रैटेजी बनती है प्लांट सर्वाइवल के लिए। आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि किसी भी RO सिस्टम की सेफ्टी, खास तौर पर उसकी मैकेनिकल हेल्थ, रिगरस प्री ट्रीटमेंट डिफेंस और सही टाइम पर की गई प्रिसाइज केमिकल रिकवरी पर टिकी है। एक छोटी सी भी मॉनिटरिंग की गलती एक मैसिव डिजास्टर में बदल सकती है। अब इस चर्चा को एक बहुत ही हाई स्टेक्स सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए और खुद से पूछिए, क्या प्लांट का प्री ट्रीटमेंट वाकई में कचरे को रोक रहा है या फिर एक बेहद ही एक्सपेंसिव SWRO मेम्ब्रेन चुपचाप अंदर क्रश होकर इस लापरवाही की भारी कीमत चुका रही है? उम्मीद है इस टेक्निकल वॉक थ्रू से आगे प्लांट ऑपरेशंस को और भी बेहतर और सेफर ढंग से हैंडल करने में कुछ मदद जरूर मिलेगी। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।